गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय व्यापार के बारे में पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय व्यापार होता क्या है और उनमें क्या तो समानताएं होती है और क्या असमानताएं होती है। वहाँ तक हम देख चुके थे। आज हमें ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें लाभ क्या है और हानियाँ क्या है। हम दूसरे देशों से व्यापार क्यों करते हैं, हमें कोई बेनिफिट होगा, लाभ होगा तभी तो हम व्यापार करते हैं ना। और हर सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं देखो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ भी होता है तो उससे हानि भी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें लाभ क्या प्राप्त होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ प्राप्त होते हैं उन्हें हम दो भागों में विभक्त करते हैं। जैसे एक तो होता है आर्थिक लाभ, एक होते हैं गैर आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ में हम वो देखते हैं जिसमें हमें रुपए के रूप में या पैसे के रूप में हमें लाभ होता है। जैसे कि जिसमें पहला पॉइंट है जैसे श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। देखो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि श्रम विभाजन होता क्या है। श्रम विभाजन एक बार फिर बताती हूँ कि श्रम विभाजन वो विशिष्टीकरण वो होता है जिसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति को जो काम जितना अच्छे तरीके से आता है ना, वो उसको अगर वही काम सौंप दिया जाए तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी और कम समय में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे एक टेलर है, बड़ा टेलर है मान लो, है ना, उसके यहाँ वर्कर काम करते हैं। अब उनमें से दो वर्कर ऐसे हैं जिसमें से एक को तो शर्ट अच्छी तरह से सिलना आता है, यानी बहुत अच्छी तरीके से शर्ट की सिलाई करता है। दूसरा वर्कर है जिसे जो कि पैंट की सिलाई बहुत अच्छे तरीके से करता है। अगर वो टेलर जिसको शर्ट अच्छी तरीके से सिलना आता है उसको शर्ट ही दे और जिसको पैंट अच्छी तरीके से सिलना आता है उसको उससे पैंट ही सिलाए, तो दोनों अपने पूरी योग्यता का उपयोग करके क्या करेंगे, अच्छी से अच्छी सिलाई करेंगे। यानी एक तो वो शर्ट बहुत अच्छी सिलेगा, दूसरा है वो पैंट बहुत अच्छी सिलेगा, है ना। लेकिन यदि आप ये समझो कि अगर उनको उल्टा काम दे दिया जाए, यानी जिसको शर्ट अच्छी तरीके से सिलने आती है उसको तो पैंट सिलने के लिए दे दिया जाए और जिसको पैंट अच्छी तरीके से सिलने आते हैं उसको शर्ट दे दिया जाए, तो क्या वो उतनी अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, है ना। नहीं कर, और उसमें क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। वही शर्ट अगर वो 2 घंटे में सिल देता था, वही शर्ट को वो 4 घंटे लगा के भी इतने अच्छे तरीके से नहीं सिल सकेगा। तो इसे हम कहते हैं श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। यानी श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होगा तो उससे उत्पादन भी ज़्यादा होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा तो उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट है जैसे प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है कि देखो कोई भी देश है ना, कोई भी देश में हर प्राकृतिक संसाधन नहीं पाया जाता है। कोई देश है जहाँ पर खनिज संसाधन में मान लो अभ्रक अधिक पाई जाती है, किसी में कोयला अधिक पाया जाता है, किसी में जिप्सम अधिक पाया जाता है ना। तो जिस देश में जो संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो उस देश में उन्हीं उद्योगों का विकास होता है। तो उन उद्योगों का विकास होगा तो वो उन खनिज संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करेगा, यानी उसकी वेस्टेज न करके उसका अनुकूलतम रूप से पूर्ण उपयोग करेगा। थर्ड पॉइंट है जैसे रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उससे क्या होगा, हमारे निर्यात बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा हमें, ना। उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी तो वो अन्य उद्योगों की भी तो वस्तुओं की मांग करेंगे ना। ये नहीं है कि वो खाली जिस उद्योग में काम करते हैं उसी वस्तुओं को खरीदेंगे, वो अन्य उद्योगों की वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे तो दूसरे उद्योगों की भी आय बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, पूरी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे उपभोक्ता को कम कीमत पर अनेक वस्तुओं की उपलब्धता। अब देखो कोई देश है, कोई वस्तु का उत्पादन कम कीमत पर कर सकता है, दूसरा देश दूसरी वस्तु का उत्पादन कम कीमत पर कर सकता है। तो जो देश जिस वस्तु को कम कीमत पर उत्पादित कर सकता है ना, वो उसी वस्तु के उत्पादन में क्या करता है, विशिष्टीकरण करता है और उसे दूसरे देश को निर्यात कर देता है। और बदले में दूसरी वस्तु जिसका कि उत्पादन वो अपने देश में अधिक कीमत पर कर रहा है तो उसको अपने देश में उत्पादित न कर वो क्या करेगा, दूसरे देश से उसी वस्तु को सस्ते में परचेज कर लेगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि प्रत्येक देश को या उपभोक्ताओं को वो वस्तु जो कि अपने देश में उत्पादन करने पर उन्हें महंगी मिल रही थी ना, दूसरे देश से आयात करने पर वही वस्तु उन्हें सस्ती कीमत पर मिलेगी और गुणवत्तापूर्ण भी मिलेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक लाभ हो गया कि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो सकती है।
उसके अलावा उद्योगों का विकास होगा। उद्योगों का विकास कैसे होगा? जब देश में अपने ही उद्योगों के विकास के लिए, जैसे कच्चा माल नहीं है अपने यहाँ, मान लो कोई भी उद्योग हमें स्थापित करना है तो हमारे पास कच्चा माल, मशीनरी आदि अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो हम उन उद्योगों का विकास नहीं कर सकते। तो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से क्या होगा कि वही वस्तुएं हम दूसरे देशों से आयात कर सकते हैं, जैसे कच्चा माल है, मशीनरी है ना, तो इनको टेक्नोलॉजी है, इनको हम अगर दूसरे देशों से आयात कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, हम उन उद्योगों का विकास अपने देश में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे बाजार का विस्तार। बाजार के विस्तार में क्या होगा कि एक तो देखो कोई भी वस्तु हम अपने देश में ही बेचते हैं, एक अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी बेचते हैं, तो बाजार का विस्तार हुआ ना कि दूसरे देशों में भी बेचेंगे तो उस वस्तु की बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी तो हमारा फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और हम ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे। इसके अलावा है बड़े पैमाने की मितव्ययिताएँ। मितव्ययिताएँ देखो दो तरीके की होती है, एक तो आंतरिक मितव्ययिता होती है, एक बाह्य मितव्ययिता होती है। मितव्ययिता होती क्या है, जैसे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो हमें अपने देश की आवश्यकता के अलावा एक्स्ट्रा वस्तुएं उत्पादित करनी पड़ेगी, जिससे कि हम दूसरे देशों को निर्यात कर लाभ कमा सकें। तो उससे क्या होगा, उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर हमें करना पड़ेगा, और बड़े पैमाने पर अगर हम उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें बड़ी मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा, और बड़ी मशीनों का उपयोग करेंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो जैसे इसको देखो, मितव्ययिता को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप कोई भी चीज़ है मार्केट में लेने जाते हो, है ना, मार्केट में लेने जाते हो तो उसको एक पीस अगर आप उसका खरीदते हो तो वो आपको 1 रुपये भी कम नहीं करता है, उतने जितनी रेट उस पर लिखी हुई है उतनी ही लेगा। लेकिन अगर आप उसको ये कहोगे कि मैं आपसे 1 दर्जन लेने वाली हूँ तो आप इसके थोड़े पैसे कम करो, तो वो आराम से कर देगा ना। तो ये आपकी क्या हो गई, मितव्ययिता हो गई, है ना। तो इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मितव्ययिताएँ कैसे होंगी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो उससे विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण होगा, है ना। तो इनसे क्या होगा कि मितव्ययिताएँ हमें प्राप्त होंगी। इसके अलावा है उत्पादन तकनीक में सुधार। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है, प्रत्येक राष्ट्र क्या होता है कि अपनी दूसरे देश की वस्तुओं से उन्हें प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर हम करते हैं तो ये थोड़ी है कि खाली हमारे देश की वस्तुएं दूसरे देशों में बिकने वाली है, ऐसा तो नहीं है ना। दूसरे देश की वस्तुएं भी उस देश में आके बिकने वाली है, तो हमारी वस्तुएं ज़्यादा बिके, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम हमारा जो उत्पादन है वो उसकी गुणवत्ता ज़्यादा हो और कीमत उसकी कम हो, क्योंकि कम कीमत होगी तभी तो लोग उसे खरीदेंगे, दूसरे देश वाले तभी तो खरीदेंगे ना। तो उससे क्या होगा कि हम निरंतर क्या होगा कि हम इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने की कोशिश करेंगे जिसमें क्वालिटी तो अच्छी हो और उसकी रेट कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। एकाधिकारी क्या होता है, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि एकाधिकारी जैसे कोई वस्तु है उसका केवल एक ही विक्रेता होता है, उसे हम कहते हैं एकाधिकारी। यानी एक ही विक्रेता होगा तो उसको पता है कि क्रेता किससे खरीदेंगे, उसी से खरीदने वाले हैं, उसी से खरीदेंगे वस्तु, तो वो उससे क्या करता है, मनचाही कीमत वसूल कर सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होगा, उसे पता है कि अगर मैं कीमत ज़्यादा लूँगा तो उसी वस्तु को कोई दूसरा आयात, जैसे दूसरे देशों से आयात करके कम कीमत पर वो वस्तु अगर उपलब्ध हो जाती है तो उसकी वस्तुओं की बिक्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार वो ज़्यादा कीमत वसूल नहीं करेगा और नॉर्मल कीमत पर उस वस्तु को बेचेगा। तो इस प्रकार एकाधिकार प्रवृत्ति पर नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट है जैसे आर्थिक संकट काल में सहायता। संकट काल कैसा, जैसे मुद्रास्फीति, मंदी। होता क्या है ये मुद्रास्फीति और मंदी, देखो मुद्रास्फीति तो वो स्थिति होती है जिसमें कि वस्तुओं सेवाओं की कीमतें तो लगातार बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य है वो कम हो जाता है। जबकि मंदी की स्थिति में जस्ट इससे अपोजिट होता है कि वस्तुओं सेवाओं की कीमतें तो गिरती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। तो मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हो, मुद्रा का मूल्य देखो क्या होता है, जैसे एक 100 रुपीज़ का नोट है ना, तो उससे आप पहले की तुलना में कितनी वस्तुएं और सेवाएं परचेज कर पा रहे हो। पहले की तुलना में अगर ज़्यादा परचेज कर पा रहे हो तो उसका मूल्य बढ़ गया, मुद्रा का मूल्य बढ़ गया। और अगर पहले की तुलना में कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पा रहे हो तो मुद्रा का मूल्य कम हो गया। जैसे पहले 100 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ आती थी ना, तो अब 10 की बजाय 15 टॉफ़ियाँ आती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ गया। लेकिन अगर उसी 100 रुपये के नोट से पहले की तुलना में 5 ही टॉफ़ियाँ आती है तो मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो मुद्रास्फीति और मंदी है उन सब से हम छुटकारा पा सकते हैं।
मुद्रा, इसमें क्या होता है, आर्थिक संकट काल में सहायता। तो मुद्रास्फीति एवं